had discussed plasma proteins. Did you go through them? कोई डिफिकल्टी उसमें लगी प्लाज्मा प्रोटीन समझने में? एज आई टोल्ड यू, प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप्स पता होनी चाहिए आपको और उसके फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है? टुडे वी प्रोसीड ऑन टू आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, है ना? जैसे हमने बात करी थी कि 55% प्लाज्मा है, 45% सेलुलर एलिमेंट्स है, और सेलुलर एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा 99% इज आरबीसी, रेस्ट 1% इज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करेंगे आरबीसी के साथ. टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड द फंक्शंस ऑफ द आरबीसी, ठीक है? और उसके साथ एसोसिएटेड अगर कुछ क्लिनिकल हुआ तो उसको डिस्कस करेंगे. So erythrocytes, erythro means red, erythro is a, जल्दी आओ, अभी अर्ली क्या टाइम हो रहा है? हो गया ना? सो एरिथ्रोसाइट्स का मतलब आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि एरिथ्रोस वर्ड का नाम जो है दैट मीन्स रेड एंड साइट इज सेल, ठीक है? सो रेड ब्लड सेल्स, जब हम कोई भी फिल्म ब्लड फिल्म को स्टेन करते हैं तो उसमें जो आरबीसी है वो हमको रेड दिखते हैं, नॉट एक्जैक्टली रेड बट ऑन द पिंकिश साइड, तो पिंकिश रेड दिखते हैं. बैठ जाओ चट फटाफट बेटा, डिस्टर्ब मत करो, क्विकली सेटल डाउन. Whatever seat you get, just settle down. Red cells are the major cellular elements. They perform a transport of oxygen and carbon dioxide. ये हमको पता ही है कि ऑक्सीजन को डिफरेंट टिश्यूज तक लेके जाना, that is the work of the RBC, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेके आना, that is again the work of RBC with the help of hemoglobin, which is the pigment of RBC, ठीक है? In a stained film, the central part of the red cell is pale, that gives the appearance of a halo. Peripheral part is more red. मतलब क्योंकि इसकी शेप जो है वो बाइकनकेव है, तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा पेल दिखेगा, जो साइड वाला पार्ट है वो ऐसे लगेगा कि इसके आसपास एक हॉलो, मतलब इट डजंट लुक लाइक अ स्फीयर, ऐसे कंप्लीट रेड बॉल नहीं दिखेगी. देयर विल बी अ डिफरेंस इन द कलर. That is because of the biconcave shape of the RBC. ये दिखाया है किस तरीके से इसका डायमीटर जो है वो बीच में से कम है और साइड में से ज्यादा है. As you can see, minimum thickness सेंटर में है, which is 0.8 माइक्रोमीटर, एंड जो मैक्सिमम थिकनेस है वो 2 माइक्रोमीटर है जो पेरिफेरी पे है. टोटल इसका जो डायमीटर है वो 7 to 10 माइक्रोमीटर्स होता है, साइज ऑफ आरबीसी, ठीक है? शेप बाइकनकेव, साइज इज 7 to 8 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर. बहुत सारी बुक्स में 7 to 10 माइक्रोमीटर्स लिखा हुआ है. लास्ट टाइम somebody was asking me कि एग्जैक्ट क्या लिखना है, तो जो आपके गाइटन में लिखी हुई है वैल्यूज वो आपके लिए करेक्ट वैल्यूज है. हर बुक में आपको डिफरेंट मिलेगी, एके जैन में डिफरेंट मिलेगी, जीके पाल में डिफरेंट मिलेगी, तो डिपेंड ऑन व्हाट इज रिटन इन द गाइटन, ठीक है? गाइटन एंड गैनोंग वैल्यूज के लिए गैनोंग इज द बेस्ट, पर गैनोंग मोस्टली आप लोग खरीदते नहीं हो, लेकिन गैनोंग की बैक साइड पे ना वैल्यूज के 3-4 पेजेस इंडेक्सेस बने हुए हैं, तो यू कैन गेट इट फोटोस्टैट और पीडीएफ एज अ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो पीडीएफ अपने पास रखो, और जो गाइटन की वैल्यूज है वही आपको लिखनी है. अगर 7 to 10 गाइटन में लिखा है तो 7 to 10 लिखो, 7 to 8 लिखा है तो 7 to 8 लिखो. एंड एनीवेज अगर आप 7 to 8 लिख देते हो या 8 to 10 लिख देते हो तो इट डज नॉट मैटर टू अस, मतलब इट इज कंसिडरेबल, बिकॉज वी ऑल्सो नो के डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, ठीक है? थिकनेस इज 2 माइक्रोमीटर एट द पेरिफेरी, 1 एट द सेंटर, सरफेस एरिया 140, वॉल्यूम इज 87 माइक्रोमीटर क्यूब. एडवांटेजेस अपन ने पहले भी बात की थी कि बाइकनकेव शेप होने की एडवांटेज सबसे बड़ी तो ये है कि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एडवांटेज है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया. सेकेंडली, क्योंकि ये बाइकनकेव शेप में है तो ये अपने ऊपर इट फोल्ड्स ऑन इटसेल्फ, तो पतली कैपिलरीज में से या पतली आर्टरीज में से निकलना इसके लिए इजियर रहता है. अदरवाइज ये जो आर्टरीज की वॉल्स हैं, एंडोथेलियल वॉल्स हैं, उनके साथ टच करके ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है? देन थर्ड इज, एक मैंने और बताया था, वो क्या था?
स्टैक अप एक दूसरे के ऊपर हो जाता है, इसलिए हमें ESR लेना इजी रहता है, ठीक है। So advantages when exposed to hypotonic environment. So what is hypotonic environment? Do you understand that? More solvent than what? More hypotonic. Okay. Tonicity is basically the pH. Tonicity is pH. Iso same. बाहर का अंदर का सेम है. हाइपो, जब हम सेल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल, सेल की, तो सेल का पीएच कम है, दैट इज हाइपो. हाइपर, सेल का पीएच ज्यादा है. इसी तरीके से आप बाहर की बात कर सकते हैं सॉल्वेंट की. सॉल्वेंट अगर देखो, अगर आइसोटोनिक है तो जितना प्लाज्मा है, जितना सेल के अंदर है उतना ही प्लाज्मा का पीएच है. समझ आ गई? सो दैट इज अ आइसोटोनिक सोल्यूशन. अगर मैं कहती हूँ कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा? प्लाज्मा का पीएच क्या होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल. पीएच कम होगा. जो अगर मैं बोल रही हूं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड है, वो हाइपो है, ठीक है. सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पीएच जो बाहर का है, सेल के बाहर का है या प्लाज्मा का जो पीएच है वो कम है. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लाज्मा का पीएच ज्यादा है, ठीक है. तो क्या होगा? प्लाज्मा का पीएच मेनली क्या डिटरमिन कर रहा है, मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं? वाटर कंटेंट. सॉल्वेंट सबसे मैक्सिमम क्या है? वाटर. 99% इज वाटर इन द प्लाज्मा. सो व्हाट एम आई सेइंग इज कि अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो सेल के बाहर पानी ज्यादा है. सो व्हाट विल हैपन? द वाटर विल कम इनसाइड. डिफ्यूजन, नॉर्मल ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी अंदर आएगा सेल के. अगर प्लाज्मा का पीएच हाइपरटोनिक है, इसका मतलब क्या है कि बाहर पानी कम है और सेल के अंदर ज्यादा है. तो व्हाट विल इट डू? द सेल विल लूज द वाटर, ठीक है. सो व्हेन एक्सपोज्ड टू अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, ये सेल की बात कर रहे हैं कि सेल किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, मतलब कम पीएच वाले सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, मतलब बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसमें पानी ज्यादा है. तो ऑब्वियसली वो पानी सेल के अंदर को रशन करेगा. जब सेल के अंदर को पानी रशन करेगा तो सेल क्या है? एक्सपैंड करेगा हर तरफ से उस पानी को रिटेन करने के लिए. अब अगर कोई चीज स्फेरिकल है तो वो क्या करेगी? थोड़ा रिटेन करने के बाद बर्स्ट कर जाएगी. जितनी हाइपोटोनिसिटी ज्यादा होगी बाहर की, उतना ही पानी अंदर आता जाएगा. सेल की एक लिमिट है, वो उसके बाद बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है. अंडरस्टूड है. लेकिन अगर बाइकनकेव शेप है, सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, बाइकनकेव शेप से सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो इट कैन रिटेन मोर वाटर, ज्यादा पानी अंदर आ सकता है. तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी सेल बचा हुआ रह सकता है, ठीक है. ये फायदा है बाइकनकेव शेप का. When exposed to hypotonic environment, the RBCs withstand lysis to a greater degree as they swell to a larger extent to attain spherical shape before they burst. मतलब burst तो होंगे ही अगर हाइपोटोनिसिटी कंटिन्यू चलती जा रही. अगर ये है कि भाई पॉइंट कितना % होता है नॉर्मल प्लाज्मा का आइसोटोनिक सोल्यूशन? 0.9% NaCl इज आइसोटोनिक सोल्यूशन टू द सेल, है ना. तो 0.9 से अगर 0.7 है तो ठीक चल जाएगा, उतना तो वो कर लेगा टॉलरेट. 0.4 तक जाके तो 100% लाइसिस तो होएगा ही, बट कंपैरेटिवली जो टाइम पीरियड है उसको विस्टैंड करने का वो ज्यादा होगा. इतना टाइम हमारे पास होता है कि हम प्लाज्मा के पीएच को नॉर्मल ला पाए, ठीक है. सो दिस इज द फायदा ऑफ हैविंग अ बाइकनकेव शेप. इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हमने बात करी ली. It helps in easy folding or deformability of the red cells and therefore facilitates their movement through the narrow lumen of capillaries. ठीक है. So these are the 3 advantages. Fourth is the Rolex formation. Now इसके composition again हर सेल में सबसे ज्यादा पानी, तो कितना पानी है इसमें? 62.5%, जो कि आपके जीके पाल में है. गैनोंग में या गाइटर में आई गेस इट इज अराउंड 68% रिटन, तो आप देख लेना क्या लिखा है. हीमोग्लोबिन 35% है, अदर सब्सटेंसेस 2.5% है. अदर सब्सटेंसेस में ग्लूकोज आएगा, लिपिड्स आएगा, प्रोटीन्स आएगा. प्रोटीन्स में ग्लूटाथायोन्स, एल्ब्यूमिन. ये जैसे जैसे आप बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पढ़ते रहोगे आपको इन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी. इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लूटाथायन नाउ, आई कैन अंडरस्टैंड कि 2 बजे नींद आती है, पर गेट अप.
एंजाइम्स, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेसेस एंड कैटालिसिस, ये किस में काम आते हैं? ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेसेस, H2CO3 फॉर्मेशन और साइक्लिक AMP पाथवे, NADPH पाथवे, ये तो पढ़े हैं तुमने 12th स्टैंडर्ड में, उनमें ये काम आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट। नाउ रिगार्डिंग द काउंट, एनीथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड, तो वो शेयर कर लो क्लास के साथ, एंड इफ नथिंग इज इंटरेस्टिंग तो कंसंट्रेट। मेल्स में 4.5 to 6 है, फीमेल्स में 4.5 से 5.5 है, इसमें 0.5 मिसिंग है, 4.5 से 5.5 है फीमेल्स में। फीमेल्स में कम क्यों होता है? नो, मैंने स्पेसिफिकली बोला था, मेंसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस, मेंसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस, उसमें जो भी ब्लड निकलता है वो एक्स्ट्रा ब्लड फॉर्म होता है टू रिटेन एनी इम्प्लांट एनी फीटस विच माइट बी कमिंग, ठीक है? तो दैट इज एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेंसेस की ब्लीडिंग के कारण फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम हो, अनलेस एंड अनटिल मेंसेस इज अबनॉर्मल, एक्सेसिव और स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो फीमेल्स का कम इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो कौन सा हार्मोन नहीं है? हाँ, एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन नहीं है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस, व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? आरबीसी की सेल की फॉर्मेशन। तो टेस्टोस्टेरोन इज अ एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन, वो आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ईस्ट्रोजन नहीं है इसलिए नहीं करता, ठीक है? कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ईस्ट्रोजन एरिथ्रोपोइसिस को कम करता है, नो, दैट इज रॉन्ग, वो कम नहीं करता, बस वो ना स्टिमुलेट कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? जबकि टेस्टोस्टेरोन इज स्टिमुलेटिंग। Adult females 4 to 5.5 millions per cubic millimeter of blood. Again, what is important is that you must write the unit whenever you are talking about any kind of a value, ठीक है? In newborn 6 to 8 millions per cubic millimeter of blood. Newborns में ज्यादा क्यों होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्यों? मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज होता है, एंड बॉडी हीट मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म को तेज होना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए, और एक चीज जो और एडवांटेजेस होती है, एक तो इसमें आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, दूसरा फीटस में फीटल हीमोग्लोबिन, इन्फेंट्स में भी फीटल हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, और फीटल हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होने का एडवांटेजेस, उनको एडवांटेज ये है कि फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है? चिल्ड्रन में 3 to 5 millions per cubic millimeter ऑफ ब्लड। आरबीसी 120 डेज कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में, ठीक है? टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम और स्प्लीन में। लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी कैन बी मेजर्ड बाय इंजेक्टिंग द रेडियो एक्टिव आयरन और आरबीसी इज टैग्ड विद रेडियो एक्टिव क्रोमियम। इसमें क्या करते हैं? ये बेसिकली डाइज है ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव क्रोमियम, इन सबको इंजेक्ट करने के बाद we know that they are moving around in the blood, लेकिन 120 days में they will get destroyed and new RBCs will be formed। तो कितने दिनों में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो हमको पता लग जाता है when रेडियो एक्टिविटी स्टॉप शोइंग ऑन द चार्ट। तो जैसे रेडियो एक्टिविटी स्टॉप हो गई, we can understand कि now all the radioactive RBCs have been destroyed and now whatever is circulating in the blood is newer RBCs। इससे हमको लाइफ स्पैन का पता लग जाता है, ठीक है? कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी गिव्स द लाइफ स्पैन ऑफ RBC। नाउ नॉर्मल शेप हमने बात कर ली कि बाइकनकेव है। अब नॉर्मल शेप्स इसकी कौन सी? बहुत सारी नॉर्मल शेप्स है। इवन इन अ नॉर्मल पर्सन, हम हेल्दी हैं, हमारे में भी गोल भी दिख जाएंगे, एलिप्टिकल भी दिख जाएंगे, बट देन 1 in millions, बहुत कम है ना? लेकिन जो अब नॉर्मल शेप अगर किसी, हम तब बोलते हैं जब ज्यादातर आरबीसी की शेप अब नॉर्मल हो। देन क्या हो सकता है इसमें? नॉर्मोसाइट तो हो गया कि नॉर्मल है, माइक्रोसाइट साइज छोटा है, माइक्रो इज छोटा, मैक्रो इज बड़ा। माइक्रोसाइट किस में हो जाता है? यू हैव एन आइडिया? सिकल सेल तो शेप ही डिफरेंट होगी। अभी तो हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि है तो बाइकनकेव,
लेकिन एक में छोटा है और एक में बड़ा हो गया है। आयरन डेफिशिएंसी है तो उसमें छोटा रहता है, क्योंकि आयरन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी फॉर्मेशन के लिए। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें मैक्रोसाइट्स हो जाता है, ठीक है। So microcytic is when volume of RBC is less than 80 माइक्रो। ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसिटिक साइज छोटा, मैक्रोसिटिक साइज बड़ा। माइक्रोसाइटोसिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, मैक्रोसाइटोसिस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। ये है नॉर्मोसिटिक, ऐसा दिखेगा आपको। यू कैन सी द सेंटर इज पेल एंड द पेरिफेरी इज डार्क। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ बाइकनकेव शेप। जब हम उसको स्टेन करते हैं तो हमें इस तरीके का ये दिखता है। मैक्रोसिटिक जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा हो गया, माइक्रोसिटिक उससे छोटा हो गया, ठीक है। एनाइसोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि एक ही ब्लड फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिख रही हैं। कोई स्फीयर दिख रहा है, कोई माइक्रोसिटिक दिख रहा है, कोई हाइपोक्रोमिक। अच्छा, क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है, क्रोमा इज कलर। तो नॉर्मोक्रोमिक मीन्स के उसका कलर नॉर्मल है, मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन आपको जो आपके आरबीसीज है उसको कलर देता है। तो नॉर्मोक्रोमिक मीन्स के हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल, ठीक है। हाइपोक्रोमिक मीन्स के हीमोग्लोबिन इज लेस। हाइपरक्रोमिक जो कि होता ही नहीं है, इट इज नॉट देयर। हाइपरक्रोमिक के हीमोग्लोबिन ज्यादा है, ये नहीं होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट ज्यादातर इंक्रीज नहीं होता है। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक मिल जाएगा, हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक मिल जाएगा, नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसिटिक मिल जाएगा, नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसिटिक मिल जाएगा, लेकिन हाइपरक्रोमिक मैक्रोसिटिक इज रेयर, ठीक है। Anisocytosis, different shape of this anisocytosis is seen in different types of anemia. अब इसको समझें आप कि जैसे आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ऑब्वियसली सारे आरबीसीज तो माइक्रोसिटिक नहीं होंगे ना। इट्स नॉट कि 100% आरबीसीज आर गोइंग टू, बिकॉज इतना सिवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो है ही नहीं, वो तो फिर पेशेंट ही मर जाएगा, है ना। तो क्या होगा, कुछ का साइज नॉर्मल होगा, कुछ अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ रहे होंगे, कुछ इमेच्योर सेल्स होंगे, कुछ का साइज छोटा होगा, कोई हाइपोक्रोमिक लगेंगे, कोई नॉर्मोक्रोमिक लगेंगे। तो एक एनीमिक पिक्चर जो होती है वो हमेशा एनाइसोटोसिस की होती है, ठीक है। उसमें कुछ भी रेगुलर नहीं दिखता है, बहुत सारी शेप्स एंड बहुत सारे कलर्स के आरबीसीज उसमें आपको दिखते हैं एंड डिफरेंट टाइम पे दिखते रहेंगे। जैसे बाई चांस आज आयरन डेफिशिएंसी का एनीमिया का पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको 1.5 महीने या 2 महीने आयरन की टैबलेट्स दी, उसके बाद जब आप वापस उसकी ब्लड फिल्म में दिखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट ब्लड फिल्म दिखेगी। माइक्रोसिटिक सेल्स जो हैं वो नॉर्मल शेप लेने की कोशिश कर रहे होंगे, पिगमेंट जो है वो नॉर्मल तरफ को जाता है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट जो अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी कि जब हम सीरियल टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि डिजीज प्रोग्रेस कैसे कर रही है, सो दैट इज अ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। सो ब्लड फिल्म कैन एक्ट एज अ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट इन आयरन डेफिशिएंसी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनीमिया, ठीक है। Hypochromic cells, they are cells with a pale appearance. They either because of decreased hemoglobin as seen in iron deficiency or due to abnormal thinning of the red cells. Usually the cells are microcytic. उसका कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंसी है, ना तो वो पिगमेंट बनने दे रही है, ना वो सेल की मेच्योरिटी में हेल्प, मतलब प्रॉपर मेच्योर होने दे रही है, तो वो सेल माइक्रोसिटिक भी होगा, हाइपोक्रोमिक भी होगा। ये दिखाया है नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक एंड माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक स्मॉल साइज, लेस कलर, मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, एज आई सेड हाइपरक्रोमिक आपको नहीं मिलता है, पिगमेंट ज्यादा हो, ज्यादा रेड हो, ये नहीं मिलता है, ठीक है। मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, एनी एनीमिया यू कैन गेस, साइज भी सेम है, हेमोग्लोबिन भी सेम है, लेकिन एनीमिया है। हाँ, किसमें हो पाएगा, किस तरीके के एनीमिया में हो पाएगा ऐसा? आयरन डेफिशिएंसी में हमने बात कर ली, पिगमेंट भी कम बन रहा है, साइज भी छोटा रहेगा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी या मेगालोब्लास्टिक में साइज बड़ा होगा, पिगमेंट कम रहेगा या नॉर्मल साइज में रहेगा। Pernicious anemia is similar to the megaloblastic anemia. Normocytic normochromic anemia, अनीमिया है लेकिन
साइज भी सेल्स का सही है और उनके अंदर की पिगमेंट भी सही है। गेस करो। सिकल सेल में तो शेप चेंज हो गई बेटा, उसमें माइक्रोसिटिक की बात ही नहीं करेंगे अपन। यस, ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं, वो अलग ही है ना। तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस में तो पॉलीसाइथीमिया मिलेगा बेटा, अनीमिया नहीं मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड में आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन रेरिफाइड है, कम ऑक्सीजन है, एयर रेरिफाइड है, कम ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना जरूरी है बॉडी के लिए ताकि जितनी ऑक्सीजन है वो बॉडी को मिल सके। सो इन हाई एल्टीट्यूड यू वोंट गेट अनीमिया, यू विल गेट पॉलीसाइथीमिया इंस्टेड ऑफ अनीमिया, है ना। लेकिन उसमें फीचर्स अनीमिया के इसलिए आते हैं, हार्ट एनलार्ज होगा सब, क्योंकि काम ज्यादा करना पड़ रहा है उतने ही सेल्स को उस ऑक्सीजन को खींचने में और बाकी सारी बॉडी तक लेके जाने में। हाई एल्टीट्यूड अपन अलग से पढ़ेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट। शी वाज राइट एंड ही वाज आल्सो राइट, इट इज ब्लड लॉस अनीमिया। हिमोलिसिस ज्यादा हो रहा है, या कहीं पे इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, या एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हो गई है, ट्रॉमा हुआ है, तो उस समय क्या हुआ। इवन पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, जो कि आफ्टर डिलीवरी होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, बहुत सिवियर ब्लीडिंग हो गई, तो व्हाट विल हैपन कि एनीमिया तो हो जाएगा। ब्लड का जो अगर आप एचबी कंटेंट करेंगे, आरबीसी कंटेंट करवाएंगे, तो वो तो कम आएगा, लेकिन सेल्स की शेप एंड कलर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। सो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक इज ब्लड लॉस एनीमिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ये हो गया। देन बेस्ड ऑन द शेप, अब शेप में क्या क्या आएगा, पोइकिलोसाइटोसिस क्या है, पोइकिलोसाइटोसिस डिफरेंट शेप, ऐसे स्पाइक्स सी निकली हुई हैं, अलग इरेगुलर सी शेप है, सो दैट इज पोइकिलोसाइटोसिस। इसमें जब ओल्डर सेल्स सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो स्प्लीन है वो ढंग से काम नहीं कर रही फॉर सम अदर रीजन, older cells are also in the circulation, plus bone marrows and newer cells are also coming into the circulation, so different shape के cells हमको दिख रहे हैं। स्फीरोसाइटोसिस जो स्फेरिकल शेप, स्फीयर बन गया, बाइकनकेव नहीं रहा, स्फीयर बन गया, इट इज मोस्टली हेरिडिटरी। एलिप्टिकल शेप बन जाएगी तो उसको एलिप्टियोसाइट्स कह देते हैं। ये थैलेसीमिया में भी मिलते हैं, हेरिडिटरी भी होता है, और आयरन डेफिशिएंसी में भी एलिप्टिकल शेप ये ले सकते हैं। ठीक है, दिस यू कैन सी। एनाइसोसाइटोसिस, डिफरेंट साइज के सेल्स आपको दिख रहे हैं, बड़े छोटे हर तरीके के। स्फीरोसाइटोसिस स्फेरिकल हो गया, एलिप्टिकल हो गया, एकेंथोसाइट सब तरफ से स्पाइक्स निकल रही हैं। ठीक है, ड्रिपेनोसाइट ऑलमोस्ट मून शेप्ड, इकिनोसाइट अगेन जैसे अमीबा की शेप होती है उस तरीके से, डेक्रोसाइट टीयर शेप, केराटोसाइट दो तरफ से स्पाइक्स हैं, शिस्टियोसाइट सिकल सेल्स, टारगेट सेल्स में क्या होता है, ऐसे लगता है कि उसके अंदर एक अलग से एक रिंग है जिसको अपन ऐसे कहते हैं कि आई की तरह दिख रहे हैं, सोमैटोसाइट एंड बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ये डिफरेंट कलर शेप्स हैं आरबीसी के जो हमें दिख सकते हैं। मोस्टली ये हमको किसी ना किसी अबनॉर्मेलिटी में ही दिखेंगे। इट कैन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट कैन बी हेरिडिटरी लिप्टोसाइटोसिस और स्फीरोसाइटोसिस, इट कैन बी थैलेसीमिया, या इट कैन बी सम काइंड ऑफ अ हेमाटोपोएटिक कैंसर। इस सब में हमको ये दिख सकते हैं। एकेंथोसाइट इरेगुलर शेप है, स्पिक्यूल्स निकले हुए हैं। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया मतलब बीटा लाइपोप्रोटीन की कमी है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, माल एब्जॉर्प्टिव सिम्टम्स। सिकल सेल एनीमिया है, अगेन हेरिडिटरी है। इकिनोसाइट को हम बर्ड सेल भी कहते हैं, लिवर डिजीज में होता है। टीयर ड्रॉप सेल जो है वो मिलोफिब्रोसिस माइलोइड का ट्यूमर है। ठीक है, थैलेसीमिया। देन केराटोसाइट्स, बेटा इतना डिटेल में करना नहीं है, ये मोस्टली पीजी लेवल का है, यू जस्ट एक बार गो थ्रू कर लोगे क्या क्या है। सो केराटोसाइट्स में से स्पिक्यूल्स हैं, इसको हैमलेट सेल्स या बाइट सेल्स भी कहते हैं। शिस्टियोसाइट्स जो हैं वो फ्रैगमेंट्स हैं, तो फ्रैगमेंट कहाँ होगा, जहाँ हिमोलिसिस होगा वहां पे फ्रैगमेंट होगा। देन बेसोफिलिक स्टिपलिंग का मतलब क्या है कि जैसे बेसोफिल होता है उसके ऊपर ना बहुत मोटे मोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं, डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसी तरह के ग्रेन्यूल्स हमको आरबीसीज के ऊपर दिखने शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग। टिपिकली पॉइजनिंग, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। लेड पॉइजनिंग या हेवी मेटल पॉइजनिंग जो है उसमें आपको बेसोफिलिक स्टिपलिंग दिख जाएगी। तो जो माइन वर्कर्स होते हैं, लेड माइंस में जो वर्क करते हैं, उनमें हमको ये मिल जाते हैं।
It also occurs in thalassemia, megaloblastic anemia, infections of liver disease. Sometimes in lead poisoning, Cabot's ring, it's a ring shape or figure of 8 at the periphery of red cells, and Howell-Jolly bodies are found in the erythrocytes. Again MCQs, PG level, not exactly in this, but NEET pre-PG में ये question बहुत commonly आता है. Howell-Jolly bodies कहाँ पे मिलती हैं, किस poisoning में मिलती हैं? RBCs में मिलती हैं, lead poisoning में मिलती हैं. ठीक है? So Cabot's ring and Howell-Jolly bodies are found. Nucleated RBCs are seen in severe hemolytic anemia. Severe hemolytic nucleated, हमने बात करी थी कि जो RBC है ना उसमें न्यूक्लियस है ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें कुछ भी नहीं है ना. तो न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होगा कि ये अभी मैच्योर नहीं हुआ. इमेच्योर आरबीसी जो होगा उसमें हमेशा न्यूक्लियस मिलेगा. जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता जाएगा न्यूक्लियस जो है वो डिग्रेड कर जाएगा, बिल्कुल रेटिकुलम रह जाएगा जिसको हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं. एंड फाइनली मैच्योर आरबीसी हैज नो रेटिकुलम, नो न्यूक्लियर मटेरियल, नो न्यूक्लियस. ठीक है, क्लियर है. तो सिवियर हेमोलिटिक अनीमिया में क्या होगा, बोन मैरो ओवरवर्क करेगी. उसको पता है कि हेमोलिसिस हो रहा है, बॉडी में हेमोलिसिस हो रहा है, ब्लड लॉस हुआ है, बोन मैरो की जो फंक्शनिंग है वो क्विकर हो जाएगी. इट्स अ मशीन. ठीक है, जैसे ही अगर प्रोडक्शन हमारा अगर सप्लाई ज्यादा है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीनों को तेज करना पड़ेगा. जब आप मशीन को तेज करोगे तो कुछ माल कच्चा भी बाहर आ जाएगा बिना बनाया, प्रॉपर्ली प्रोसेस हुए. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. बोन मैरो बहुत ज्यादा हाइपर फंक्शनिंग में आ जाती है एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी को मतलब इमेच्योर आरबीसी को सर्कुलेशन में स्टार्ट थ्रोइंग आउट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन सिवियर हेमोलिटिक एनीमिया. नाउ वी कम टू द आरबीसी मेम्ब्रेन. जैसे सारे सेल्स की बायलिपिड कौन सी लिप होती है भाई, बायलेयर, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड, हाँ फॉस्फोलिपिड बायलेयर विद, और उसमें और क्या होता है, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड. नॉट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बट ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, इसी तरीके से आरबीसी की मेम्ब्रेन भी होती है. और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का काम क्या होता है, दे आर मोस्टली एक्टिंग एज, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर मोस्टली एक्टिंग एज यस कैरियर्स और चैनल्स. ठीक है, और जो फॉस्फोलिपिड्स है दे आर एक्टिंग एज, हाँ दे स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेम इसी तरीके से इसमें भी आएगा, वही लिपिड बाइलेयर आएगी, वही इंटरनल प्रोटीन्स आएंगे जो चैनल्स की तरह बिहेव करेंगे, और बाकी मेम्ब्रेनस स्केलेटन है जो कि आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स से बना हुआ है. लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से बना है. स्लिपरी एक्सटीरियर होता है ताकि आरबीसी एंडोथेलियम के साथ स्टिक ना करे. एंडोथेलियम क्या है, कैपिलरीज की जो लेयर है उसको हम, लाइनिंग है उसको एंडोथेलियम कहा जाता है. तो उसके साथ आरबीसी स्टिक ना करे, इसलिए ये बिल्कुल ही स्टिकी और नॉन स्टिकी स्लिपरी एक्सटीरियर होता है. इंटीग्रल प्रोटीन्स बैंड 3 प्रोटीन्स होता है जो मेजर एनायन एक्सचेंजर है, ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. ग्लाइकोफोरिन्स है इसमें. मेम्ब्रेन स्केलेटन, मेम्ब्रेन स्केलेटन का मतलब क्या है कि कौन से प्रोटीन्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन की जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं ताकि आरबीसी की शेप मेंटेन रहे. दो इंपॉर्टेंट है, एंकरन एंड स्पेक्टरिन. Spectrin is the most abundant skeletal protein. It constitutes 75% mass of the membrane skeleton. दो सब यूनिट्स हैं अल्फा एंड बीटा. ये बहुत सारे डाइमर्स बनाती हैं, दोनों सब यूनिट्स आपस में मिलके. पहले ये डाइमर बनाती हैं, फिर ये टेट्रामर बनाती हैं, फिर उसके ऊपर हजारों फोल्डिंग्स होती हैं. ये फोल्डिंग्स के कारण इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है मेम्ब्रेन के में कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखता है. ठीक है, सो वन इज स्पेक्ट्रिन एंड द सेकेंड इज एंकरन. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम. Spectrin maintains the cellular shape, provides structural support to membrane lipid bilayer, and regulates the lateral mobility of internal membrane proteins. Defect in association of these dimers results in hereditary elliptocytosis and poikilocytosis. तो स्पेक्ट्रिन में अगर प्रॉब्लम आएगी, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो स्पेक्ट्रिन है अगर वो प्रॉपर नहीं फॉर्म हो रहा है, क्या सोचते हैं आप, किसमें कैसे नहीं फॉर्म होगा, वो कौन सा ऑर्गन है जो हेल्प करता है इन सबको फॉर्मेशन में, एनी काइंड ऑफ ग्लोबुलिन्स एंड मस्कुलर प्रोटीन्स एंड कुछ. द लिवर डिजीजेस में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन. ठीक है, सो डिफेक्ट इन एसोसिएशन ऑफ दीज डाइमर्स विल रिजल्ट इन हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस एंड पोइकिलोसाइटोसिस.
ठीक है। अच्छा, ये इसको दिखाना नहीं चाह रहा, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ एंकरिन एंड स्पेक्ट्रिन जो है वो मेम्ब्रेन डिफेक्ट कॉज करते हैं, जिसके कारण स्पीरोटाइटोसिस, एलिप्टियोसाइटोसिस एंड कोएगुलोसाइटोसिस हो जाता है। नाउ वी कम टू द एंकरिन। एंकरिन ये अगेन प्रोटीन है जो कि प्राइमरी लिंकेज बिटवीन द स्केलेटल, मतलब मेम्ब्रेन का जो स्केलेटन है वो, एंड लिपिड बाइलेयर लेयर और मेम्ब्रेन के स्केलेटन के बीच के कनेक्शंस को मेंटेन करने वाला एंकरिन है। अगेन सबसे ज्यादा इसका कॉमन कॉज इसकी एब्नॉर्मेलिटी हो तो किस में होगी? हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में। सो जस्ट रिमेंबर कि दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का अगर कोई भी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी तो हेरिडिटरी इलिप्टियोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस एंड कोएगुलोसाइटोसिस कैन रिजल्ट। Metabolism, दो pathway, you will be studying this in your biochemistry classes, so I'm just going to tell you EM pathway, ठीक है, and second NADPH pathway, ठीक है। So HMP shunt provides NADPH and glucose जो है independent of insulin अपन नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी चीज बहुत ही डिटेल में तुम्हें बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट करवाई जाएगी। Then functions, वही फंक्शन है जो एक्चुअली हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्लाज्मा प्रोटीन से। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकंड क्या फंक्शन है? हीमोग्लोबिन है इसमें, तो जो कलर है वो इसके कारण है बॉडी का, ठीक है। हीमोग्लोबिन पार्टिसिपेट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड 50% जो है वो आरबीसीज के कारण है। मोस्टली विस्कोसिटी किसके कारण थी? विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड वाज बिकॉज ऑफ फिब्रिनोजन, क्योंकि उसकी इरेगुलर शेप थी, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर जो था दैट वाज बिकॉज ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, मेनली एल्ब्यूमिन, ठीक है। सो दे कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ विस्कोसिटी। एंटीजन हेल्प्स इन ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन है उसमें से एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करता है। सो ब्लड ग्रुप एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी मेम्ब्रेन। आप ए हैं, आप बी हैं, आप सी हैं, आप डी हैं, पॉजिटिव इज समथिंग एल्स दैट इज आरएच, लेकिन अगर आप ए बी या ए बी प्लस या ओ है दैट विल डिपेंड अपॉन योर एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो आप ब्लड ग्रुप ए हैं, बी प्रेजेंट है तो आप ब्लड ग्रुप बी हैं, दोनों प्रेजेंट हैं तो आप ए बी हैं, और दोनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी मेम्ब्रेन पे तो आप ब्लड ग्रुप ओ हैं, ठीक है। और आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो आप आरएच पॉजिटिव है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप आरएच नेगेटिव है। तो उसके अकॉर्डिंगली यू आर गिवन द टर्म्स ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए नेगेटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव, ठीक है। So these were the functions. Now to the applied aspects, but we are just going to finish off the lecture. It's not much left. Applied aspects में fragility. सबसे पहले understand करें कि RBC fragile है, it's a fragile cell. अगर आप उसको किसी भी तरीके का मैकेनिकल प्रेशर दोगे या pH में ऑस्मोटिक डिफरेंसेस उसको कोई भी दोगे तो वो लाइस हो जाएगा। So tendency of the cells to hemolyze is called the fragility of the cells. दो तरीके की है, मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक। अगर किसी मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण है तो उसको हम मैकेनिकल फ्रिजिलिटी कहते हैं, मतलब जैसे कि बहुत ही छोटी कैपिलरीज में से या स्प्लीन के साइनसेस में से निकलते हुए उसको फ्रिक्शन के कारण आरबीसीज की लाइसिस हो जाए, so that is mechanical fragility. So when RBCs are passing through capillaries and splenic pulp, their membranes undergo mechanical stress. On an average, RBC passes about 3 lakh times through the capillaries throughout its lifespan, which is just 120 days, which makes the cell more fragile. When the RBCs become older, membrane becomes rigid, increased membrane stiffness and mechanical stress makes it vulnerable to rupture. Clear है? So it is just because of the mechanical stress. जैसे जैसे RBC older होता जाएगा उसके लाइसिस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी का मतलब है कि आपने उसको ऐसे सोल्यूशन में डाल दिया जो उसके पीएच को मेंटेन नहीं कर पा रहा। नाउ कम्स आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसीज आर ऑल्टर्ड. टेस्ट डिटरमिन्स वेदर और नॉट द आरबीसीज कैन इजीली बी हेमोलाइज्ड. ये हम करेंगे भी, वी आर गोइंग टू डू इट इन द एक्सपेरिमेंट इन आवर लैब कि कैसे हम ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी चेक करते हैं.
आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये 4 सोल्यूशंस हैं जिसके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो भी आईवी फ्लूइड्स आप हॉस्पिटल में देखेंगे उसकी परसेंटेज यही होगी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन के ही आईवी फ्लूइड्स होते हैं, जो बोतल चढ़ती है पेशेंट्स को, दिस इज आइसोटोनिक फ्लूइड। कौन कौन से? एक कैन बी 0.9% NaCl, जिसको नॉर्मली DNS के नाम से या GNS के नाम से जाना जाता है। 5% ग्लूकोज, जिसको GDW बोला जाता है, GDW चढ़ा दे, ठीक है। 10% मैनिटॉल। मैनिटॉल कहाँ यूज होता है? ज्यादातर जहाँ पे हेड इंजरी हुई है या किसी तरीके का ब्रेन सर्जरीज हुई हैं या स्पाइनल एंड ब्रेन रिलेटेड कोई भी डिजीज है, मेनिंजाइटिस है, उसमें अपन मैनिटॉल यूज करते हैं। एंड 20% यूरिया। So these are 4 isotonic solutions, 0.9 NaCl, 5% glucose, then urea and 10% mannitol. अगर हम इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में दे देंगे तो ये श्रिंक करेगा, वाटर को लूज करेगा, श्रिंक करके ये क्रीनेटेड हो जाता है। क्रीनेटेड का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी कागज को आप क्रम्पल अप कर दो तो उसकी जो अपीयरेंस होती है, दैट इज अ क्रीनेटेड अपीयरेंस, ठीक है, अलग अलग से स्पेक्यूल से निकले हुए। So cells will shrink due to loss of water by exosmosis. ये तो आपको पता होगा, ऑस्मोसिस से सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है अंदर लेना, एक्सोऑस्मोसिस का मतलब होता है बाहर फेंकना, ठीक है। तो बाहर अगर टॉनिसिटी pH की ज्यादा है तो एक्सोऑस्मोसिस से पानी बाहर चला जाएगा, अगर बाहर टॉनिसिटी कम है तो पानी सेल के अंदर आएगा, बाय एंडोऑस्मोसिस सेल स्वेल अप कर जाएगा, ठीक है। Red cells absorb water by endosmosis when kept in a hypotonic solution with less tonicity. Endosmosis results in hemolysis due to swelling and rupture of the cell. जब तक रिटेन कर पाएगा तब तक वो स्फेरिकल होता जाएगा, उसके बाद वो लाइसिस हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। Interpretation: when the rate of hemolysis is increased, osmotic fragility is said to be increased. जब रेट कम है, it is said to be decreased. कहाँ से शुरू होता है? 0.45% NaCl, ये NaCl का वैल्यू है। अगर 0.9 में है तो सेल्स अपने शेप को रिटेन करेंगे, 0.4 से ये अपनी शेप को रिटेन करना खत्म करेंगे और थोड़ा थोड़ा हिमोलिसिस होगा, और पूरा हिमोलिसिस हो जाता है जब 0.3 तक आ जाती है टॉनिसिटी, ठीक है। जब 0.3 टॉनिसिटी होगी तो सेल्स पूरी तरीके से लाइस कर जाएंगे। अब ये हम कैसे करते हैं? हम डिफरेंट ट्यूब्स लेते हैं, उसमें अलग अलग टॉनिसिटी के लिक्विड्स डाल देते हैं और उनमें ब्लड डाल देते हैं। तो जहां बिल्कुल हिमोलिसिस नहीं हो रहा उसमें क्या होगा? आरबीसी हैवियर है, चुपचाप ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा, ऊपर क्लियर फ्लूइड रह जाएगा क्योंकि आइसोटोनिक है। जब हिमोलिसिस स्टार्ट होगी तो कलर, जो आपका पानी का कलर है वो थोड़ा सा पिंकिश होगा क्योंकि कुछ सेल्स ब्रेक डाउन हुए हैं। जब पूरे ही ब्रेक डाउन हो गए हैं तो नीचे कोई सेल पड़ा हुआ नहीं दिखेगा और बिल्कुल पिंक, डार्क पिंक कलर का वाटर हो जाएगा, बिकॉज ऑल द सेल्स हैव हिमोलाइज्ड। सो दिस एक्सपेरिमेंट वी विल बी डूइंग। कम फ्रेजिलिटी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल ऑब्स्ट्रक्टिव इसमें मिलती है, इंक्रीज स्पिरोसाइटोसिस में मिलती है। सेकेंड इसका अप्लाइड है ESR। अगेन ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में करेंगे, अभी हम जस्ट एक रिव्यू ले लेते हैं। ESR का मतलब क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, कितनी जल्दी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट होते हैं, सेटल डाउन होते हैं। दे आर हेवियर, दे हैव अ बाइकनकेव शेप, they keep on stacking on one another and settle at the bottom. ऊपर clear fluid रह जाता है, ठीक है। Red cells are property of Rayleigh formation. The piled RBCs are heavier than the individual red cells. Therefore, when the whole blood is allowed to settle, sedimentation is facilitated due to presence of Rayleigh. ठीक है। The rate at which the RBCs fall or sediment is known as the erythrocyte sedimentation rate. तो इसमें दो तरीके की ट्यूब्स होती हैं, एक वेस्टिग्रन ट्यूब होती है, एक विंट्रोब ट्यूब होती है। विंट्रोब और वेस्टिग्रन ट्यूब में ब्लड लेने के बाद 1 घंटा उसको छोड़ दिया जाता है, 1 घंटे के बाद देखा जाता है कि क्या रेट रहा है सेडिमेंटेशन का, वो डिसाइड करता है उस पर्सन की ESR को। अब इसको आप इसलिए जरूरी है ये समझना, ESR will depend upon the shape and the number of RBCs. Obviously number of RBCs अगर ज्यादा है तो ESR is going to go up. शेप अगर उसकी स्फेरिकल है या एलिप्टिकल है तो वो प्रॉपर्ली स्टैक नहीं कर पाएंगे तो ESR का वैल्यू जो है वो हाई आएगा। साइज ऑफ रोलेक्स, किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रहे हैं। प्लाज्मा फैक्टर्स, प्लाज्मा फैक्टर्स क्यों? क्योंकि हमने बात करी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो उसकी स्टिकीनेस को कम करते हैं मेम्ब्रेन को, तो अगर प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं है तो उसकी जो स्टिकीनेस है वो बढ़ जाएगी।
ठीक है, बढ़ जाएगी तो उसका सेडिमेंटेशन जो है वो क्विकर हो जाएगा या अबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें क्या बता रहा है। शेप, बाइकनकेव शेप जो है वो रोलेक्स फॉर्मेशन को फेवर करती है। द ऑल्टरेशन इन शेप विल डिक्रीज द रोलेक्स फॉर्मेशन। ESR इज लेस इन हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। अगर रेड सेल मास इंक्रीज हो जाता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ESR डिक्रीज हो जाएगा। ये बेटा हम ना डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको एक बार जस्ट रिव्यू कर रहे हैं। जब आप ये एक्सपेरिमेंट होते हुए देखोगे तो इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, प्लाज्मा फैक्टर्स में क्या है कि द साइज एंड नंबर ऑफ रोलेक्स विल डिपेंड अपॉन, पहले एक बार रोलेक्स फॉर्मेशन देख लो कैसी होती है, ये है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर लाइंड इन एग्रीगेट्स, दे रिजेंबल अ स्टैक ऑफ कॉइन्स। दिस इज द वे इसका अपेयर करेगा। कब होते हैं? जब गैमा ग्लोबुलिन ज्यादा हो या ESR हाई हो। ठीक है, ये इसमें बताया है कि मल्टीपल माइलोमा, कालाजार, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। अब इस चीज को समझो कि जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे नंबर ऑफ रिएक्टिव प्रोटीन्स जो है वो बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ रिएक्टिव प्रोटीन्स क्यों बढ़ते हैं? इन रिएक्शन टू द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन विच इज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी प्रोड्यूसेस सम मोर प्रोटीन्स so that they can engulf the bacteria or they can help the WBC or whatever. So number of reactive proteins it increases. Reactive proteins जो हैं वो ESR को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो प्रॉपर रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं होने देते, RBC को एक दूसरे के साथ स्टिक करके सेटल डाउन नहीं होने देते। तो जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी वैसे वैसे ESR बढ़ा हुआ आएगा। नॉर्मल वायरल डिजीज इज ऑल्सो इन्फ्लेमेशन होगी। जहां वायरस आया है, वायरस ने इन्फेक्शन किया है, जहां इन्फेक्शन होगा वहां इन्फ्लेमेशन होगी। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेमेशन? यस, स्वेलिंग है, रेडनेस है, बर्निंग है, ये इसके फीचर्स हैं कि वहां पे गर्म होगा, बर्निंग होगा, वहां पे स्वेलिंग होगा और वहां पे पेन होगा। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी जो हैं ये क्यों होते हैं? क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन्स या रिएक्टिव प्रोटीन्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अब रिएक्टिव प्रोटीन्स ने सेटल डाउन नहीं होने दिया। अब अगर तो फीवर है, नॉर्मल बैक्टीरियल फीवर है या वायरल फीवर है, तो नंबर ऑफ प्रोटीन्स की मात्रा कंपैरेटिवली कम है, तो ESR जो नॉर्मल 0 to 10 है वो कहां तक बढ़ जाएगा? मे बी 14 होगा या 15 होगा। एंड जैसे ही फीवर कम होना शुरू हो जाएगा, रिएक्टिव प्रोटीन्स की मात्रा कम हो जाएगी, ESR वापस आ जाएगा। लेकिन अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, लॉन्ग स्टैंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, कैसे? जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ट्यूबरक्लोसिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो इसमें जो ESR है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि रिएक्टिव प्रोटीन्स उसमें ज्यादा है। तो उसमें ESR हमें मिलेगा मोर देन 30, मोस्टली 40-60 इसके आसपास रहेगा। अगर यही कैंसर टाइप डिजीज है, मल्टीपल माइलोमा इज बेसिकली माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर और मल्टीपल माइलोमास देयर आर ऑलमोस्ट दीज आर मेटास्टैटिक कैंसर डिजीजेस। अगर इस तरीके का कुछ है तो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स बहुत ज्यादा रेस्ड है। ठीक है, कोई भी ऑन्कोजेनिक एक्टिविटी हो रही है तो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज्यादा रेस्ड है। तो ऐसे में जो ESR है दैट विल शूट अप फ्रॉम अबव 100 और अबव 120, 1000 इतना पहुंचा हुआ होता है। तो सिर्फ ESR करवाने से ही हम गेस कर सकते हैं कि पेशेंट किस कैटेगरी में है। अगर उसका 20 तक आ रहा है तो हम सोचेंगे कि इसका जो फीवर, मतलब पेशेंट आपके पास सिर्फ फीवर से आया है, जस्ट फीवर एंड बैकएक मे बी, अगर उसका 15 से 20 तक ESR आ रहा है, आप उसको एंटीबायोटिक देंगे, एंटीवायरल देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे और उसको भेज देंगे एक्सपेक्टिंग दैट द पेशेंट विल गेट रिकवर्ड विद इन 7 to 10 days। ठीक है, इफ द पेशेंट इज रिकवर्ड ही वोंट कम बैक, इफ ही कम्स बैक ही विल टेल यू आई एम ओके, यू हैव टू डू नथिंग। इफ स्टिल फीवर इज देयर, आप ESR रिपीट कराएंगे। ESR कम आ गया है, you know that whatever treatment you are giving is correct, you will continue the treatment for another 7 weeks। वही अगर ESR 40 आया है, the first time patient has come, mild low grade fever है, 40 से 60 के आसपास उसका ESR है, वेट लॉस हो रहा है, कभी कभार खांसी भी हो जाती है, क्लियर कट आपके लिए डायग्नोसिस को हो जाता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो सकता है। ठीक है, डाइट उसकी कम है, वेट लॉस हो रहा है, ESR 40 के आसपास आ रहा है, आप उस हिसाब से उसको ATT का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर कंफर्मिंग बाय PCR और वट एवर टेस्ट, बहुत सारे मोन्टू टेस्ट होता है, PCR टेस्ट होता है, वो करवा के आप कर सकते हैं। लेकिन क्लियर कट आपको एक पता लग जाता है कि 40 के आसपास ESR आ रहा है, साथ में एसोसिएटेड वेट लॉस है, तो ये पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का हो सकता है। ठीक है,
कफ का क्यों मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रही, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस किसी भी चीज का हो सकता है। अगर लंग्स का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्यूबरक्लोसिस है, तो डेफिनेटली उसको कफिंग एंड डिस्नी और ये सब होगा। लेकिन फेलोपियन ट्यूब का अगर है या एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसमें पेशेंट को कफिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा एब्डोमिनल पेन की हो सकती है, वॉमिटिंग की हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, लेकिन कफिंग उसमें नहीं होगी। ठीक है, सो 40 के आसपास CSR आया तो हम गेस कर सकते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस का है। 3 से 6 महीने दो उसको टेस्ट, 3 महीने बाद रिपीट कराओ। ESR कम आना चाहिए, ESR कम आ रहा है तो हमारा ATT काम कर रहा है, नहीं आ रहा तो पेशेंट इस ATT को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ड्रग्स को चेंज कर। ठीक है, देन अगर पेशेंट पहली बार आया है, बैकएक है, फीवर है और कोई सिम्टम नहीं है, हमने ESR करवाया रूटीन इन्वेस्टिगेशन के साथ, CBC कराते हैं और ESR कराते हैं। CBC इज कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR इज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। अगर ये आ रहा है 100, 120, 200, we have a clear cut indication that this patient is not going through something which is easy to treat. ये डेफिनेटली किसी तरीके का माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, कोई ना कोई कैंसर, कोई मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट ये हो सकता है, एंड यू नीड टू इन्वेस्टिगेट दैट पेशेंट ऑन दोज लाइन्स। ठीक है, क्लियर है? तो जस्ट विद अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टिगेशन, एक छोटी से ब्लड इन्वेस्टिगेशन ESR से आपके लिए आपका डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस करने का आइडिया आपको हो जाता है। ठीक है, बस वही बताया है कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस में रिएक्टेंट्स आ जाते हैं ब्लड में, ये एक्यूट इन्फेक्शंस में एंड नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशंस में ESR जो है बढ़ जाता है। rise in C reactive proteins in acute rheumatic fever is again an example of acute phase reactants. In malignancies and collagen diseases, ESR increases due to rise in plasma level of globulin. ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज बताई हैं, मेल में 0 से 9, फीमेल्स में 0 से 20। दो मेथड्स जैसे मैंने बताया था, विंट्रोब है और वेस्टिग्रिन ट्यूब है। वेस्टिग्रिन ट्यूब लंबी होती है, विंट्रोब छोटी सी होती है। विंट्रोब ज्यादातर हम सेंट्रिफिकेशन मशीन में डाल के उससे वैल्यू ले लेते हैं, वेस्टिग्रिन को हम वेस्टिग्रिन स्टैंड पे लगा के खड़े रहने देते हैं। वेरिएशंस ESR प्रेगनेंसी में बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में नंबर ऑफ प्रोटीन्स बढ़ रही हैं और साथ में फिब्रिनोजन कंटेंट बढ़ रहा है तो प्रेगनेंसी में बढ़ेगा। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ESR बढ़ जाता है, क्यों? मेंसेस में ESR क्यों बढ़ेगा? मेंसेस में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन? ब्लड लॉस क्यों हो रहा है? एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही है। कहीं की ब्लड सप्लाई को आप खत्म कर रहे हो, उस एंडोमेट्रियम को शेड ऑफ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन चल रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे इन्फ्लेमेशन चल रही है। इन्फ्लेमेशन वहां पे चल रही है, इसलिए जो रिएक्टिव इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर किसी पेशेंट का आप ESR कराओगे तो नॉर्मली अगर वो 15 है तो उस टाइम पे आपको 18 मिलेगा। ठीक है, मोर इन पार्चुरेशन, अगेन पार्चुरेशन इज डिलीवरी, तो डिलीवरी के टाइम पे अगेन टिश्यूज आर ब्रेकिंग डाउन, इन्फ्लेमेशन इज हैपनिंग। वैसे फीमेल्स में ज्यादा होता है, न्यूबॉर्न में ज्यादा होता है। ठीक है, पैथोलॉजिकली ट्यूबरक्लोसिस, सेलुलाइटिस, आर्थराइटिस, मैलिग्नेंसीज, ऑल टाइप ऑफ एनीमिया, स्पेशली हेरिडिटरी एंड सिकल सेल, कोलेजन डिजीजेस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस लाइक क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। डिक्रीज कहाँ होगा? पॉलीसाइथीमिया में कम हो जाएगा, सिकल सेल में कम हो जाएगा, जहां प्रोटीन का लेवल कम है वहां कम हो जाएगा, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में कम हो जाएगा क्योंकि वो स्टैक ही नहीं कर रहे, RBCs ऐसे ही घूमी जा रहे हैं, तो बहुत लंबा टाइम लेंगे सेडिमेंट होने में। ठीक है, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम्स पे हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।